नमस्ते छात्रों। आज के व्याख्यान में हम त्रिभुज अध्याय में एनसीईआरटी अनुभाग 7.1, 7.2 और 7.3 इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुभाग 7.1 जो कि आपका परिचय बताएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम आकृतियों की सर्वांग समता इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अनुभाग 7.3 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। ठीक है, देखिए, तो परिचय देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज के लिए। तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों के बारे में पहले ही बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब आगे हम इधर क्या देखेंगे, सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि त्रिभुज है क्या। आपने त्रिभुज के बारे में देखा तो काफी कुछ है पहले भी, लेकिन त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी एक बंद आकृति है। त्रिभुज में जो त्रि है, त्रि शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पर त्रि का अर्थ है 3। तो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक जो बंद आकृति बनती है, वो आपके पास क्या होती है? त्रिभुज होती है। ठीक है, अब ये जो त्रि शब्द है इसका मतलब क्या है? 3। और त्रिभुज में आपको पता है कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज शब्द से ही आपको पता चल रहा है ऐसी आकृति, एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है और साथ ही 3 कोण, 3 शीर्ष आपके त्रिभुज में होते हैं। ये 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी एक बंद आकृति होती है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, आपके पास ये त्रिभुज की आकृति है और इस आकृति को आप देख सकते हो, ये बंद आकृति है। ठीक है, और इसमें 3 भुजाएं, यहाँ पर ए बी, बी सी, ए सी, 3 क्या है? भुजाएं है त्रिभुज की। साथ ही आपको इस त्रिभुज में 3 कोण मिलेंगे और इसके जो शीर्ष है ए बी सी, वो भी कितने हैं? 3 है। तो त्रिभुज के भाग के बारे में अगर चर्चा करें तो प्रत्येक त्रिभुज में क्या क्या होता है? प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। जैसे कि ऊपर जो आपके पास त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो भुजाएं है वो क्या है? ए बी, बी सी और सी है। इस त्रिभुज में 3 कोण भी आपके पास, जैसे कि इस त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है? ए है, बी है और सी है। इसी तरह से आप देख सकते हो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या है यहाँ पर? ये जो आपके पास त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज में आपके पास जो शीर्ष है वो क्या है? यहाँ पर शीर्ष है ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। ये तीनों बिंदु हमारे किसको दिखा रहे हैं? त्रिभुज के शीर्ष को दिखा रहे हैं। तो त्रिभुज के जो भाग है उनको हम इस तरह से देख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 क्या होती है? शीर्ष होते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है 7.2। अब इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, क्या दिख रहा है हमें इस चित्र से? यहाँ पर 2 एक जैसी आकृति आपको दिख रही है, या फिर आप बोल सकते हो एक जैसी तस्वीरें आपको दिख रही है जिनका आकार भी एक जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? एक जैसी तस्वीरें या एक जैसी आपको आकृतियां दिख रही है जिनका आकार एक समान है। ठीक है, अब जैसे आपके पास 2 चूड़ियां जो कि बिल्कुल एक ही आकार की हो, ठीक है, तो इस तरह से भी आप ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर हम उदाहरण दे के समझना चाह रहे हैं किसको? 7.2, ये आपका अनुभाग है आकृतियों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं कि सर्वांग समता से, आकृतियों की सर्वांग समता से क्या मतलब है हमारा। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास चित्र में 2 तस्वीरें दिखाई गई है, 2 आकृतियां दिखाई गई है जो कि एक ही आकार की है। ठीक है, यहाँ पर आकृतियां है जो कि एक ही आकार की है। इस तरह से आप चूड़ियों का उदाहरण भी दे सकते हो कि 2 एक जैसी चूड़ियां आप ले लो जो एक ही आकार की है, यानी कि उनकी त्रिज्याएं, चूड़ियां किस तरह की होती है? ठीक है, जो चूड़ियां आपने इस तरह से ली है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो यहाँ से
चूड़ियाँ किस आकार में होती है? चूड़ियाँ वृत्त आकार में होती है। तो वृत्त दो एक समान कैसे होंगे? दो वृत्त को हम कब बोलेंगे कि वो आकार में एक समान है? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो यहाँ पर आपने चूड़ियाँ एक ही आकार की लिए बिल्कुल, यानी कि चूड़ियों की त्रिज्याएं है वो बराबर होंगी। ठीक है। तो दो चूड़ियां हमने ली। उसके बाद आप एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड ले लीजिए, वो भी आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे। फिर दो 1 रुपए के सिक्के जो एक ही वर्ष में ढाले गए हो, यानी कि एक ही वर्ष में जो 1 रुपए का सिक्का आया है, उस 1 रुपए के सिक्के के आपके पास दो है। ठीक है, दो आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं जो एक ही वर्ष में ढाले गए, तो उनका भी आकार रूप आपको एक जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जितने भी हमने उदाहरण लिए उसमें आप देखोगे कि जैसे चित्र 7.2 में जो आकृतियां है आपके पास दो दी गई है, वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगी। अगर आप दूसरी आकृति को पलट कर या घुमा कर जब पहली वाली आकृति के ऊपर रखोगे तो वो पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेगी। ठीक है, इस तरह से चूड़ियां आप ले सकते हो। तो दोनों चूड़ियां अगर एक ही आकार की है तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक सकती है। ठीक है, एटीएम कार्ड, सिक्के, ये सब ऐसे उदाहरण है जो कि अगर आप एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखो तो वो पहले वाले को पूरी तरीके से ढक लेगी आकृति। तो यहाँ पर क्या सवाल आ रहा है हमारे सामने? क्या होता है जब आप एक को दूसरे के ऊपर रखते हो? वे एक दूसरे को ऊपर से ढक लेते हैं। यानी कि जो हमने उदाहरण लिए है उसमें अगर आप एक जो आकृति है या फिर एक आपने जो भी लिया, चूड़ियां लिया या कार्ड लिया, उसको दूसरे के ऊपर रखते हो तो क्या होगा? वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो जब भी ऐसा होगा तब हमारे पास यहाँ से आता है सर्वांग समता। तो यहाँ से हम समझेंगे सर्वांग समता क्या है। सर्वांग समता में भी आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। क्या? आकृतियां जो हर तरह से समान होती है, एक ही आकार की हो, एक ही माप की हो, उन्हें हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। तो सर्वांग सम आकृतियां कौन सी आकृतियां होती है? जो हर तरह से समान हो, उनका आकार, उनका माप सब एक समान आपको दिखाई दे, तो वो आपके पास सर्वांग सम आकृतियां होती है। सर्वांग सम आकृतियों में आप देखोगे जब दो आकृतियां एक ही आकार की है, एक ही माप की है, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है। ठीक है, वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है। तो यहाँ से आप जब देखोगे कि हमने जो ऊपर उदाहरण लिए थे, चूड़ियों का, एटीएम कार्ड का, सिक्कों का या फिर तस्वीरों का जो एक जैसी हो, तो ये सब जो हमने उदाहरण लिए थे, ये सारे के सारे जो इनमें आकृतियां होंगी, दो चूड़ियां हमने ली तो ये दोनों चूड़ियां सर्वांग सम आकृतियों को दिखाएगी, सर्वांग सम आकृतियों की होंगी। ठीक है, तो आकृतियां जो हर तरह से समान होती है, एक ही आकार की और एक ही माप की हो, उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अब सर्वांग सम शब्द का अर्थ क्या है? सभी प्रकार से बराबर। सर्वांग सम शब्द का क्या अर्थ है? जो सभी प्रकार से बराबर हो। आगे देखते हैं, सर्वांग सम आकृतियों के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि हमें क्या चाहिए? हमें ऐसी आकृतियां चाहिए जो हर तरह से एक समान दिखाई दे। यदि आप एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचते हैं, ठीक है, आपने क्या किया? दो वृत्त खींचे, दोनों की त्रिज्या आपने समान रखी और एक को दूसरे के ऊपर रखते हो, तो क्योंकि आपके पास दोनों वृत्त एक ही त्रिज्या के हैं, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो जब आप एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे को जो नीचे रखा होगा वो पूरी तरह से ढक जाएगा ऊपर वाले वृत्त से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो वृत्त आपने लिए है वो सर्वांग समवृत्त होंगे। समझ आया सबको? सर्वांग सम का अर्थ क्या है? कब हम कहेंगे कि आकृति हमारी सर्वांग सम है? जब वो हर तरीके से एक जैसी आपको दिखाई दे, उनका माप, उनका आकार सब एक जैसा दिखाई दे। या फिर आप कह सकते हो कि दो आकृति है आपके पास, आप पहले वाली आकृति को दूसरे वाली आकृति, जो कोई भी एक आकृति है वो दूसरे के ऊपर आप उसको रखते हो तो वो पूरी तरीके से क्या करे? दूसरी वाली आकृति को पूरी तरीके से ढक ले। तो आपके पास आकृतियां कैसी होंगी? सर्वांग सम होंगी। ठीक है,
अब यदि आप एक ही भुजा की लंबाई वाले दो वर्ग को एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो वे सर्वांग समवर्ग होते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया कि आपके पास वर्ग है, दो वर्ग है, दोनों वर्गों की जो भुजा है वो एक जैसी है, एक ही लंबाई की है। यानी पहला वर्ग हमने लिया, उसकी जो भुजाएं है सारी की सारी उनकी लंबाई हमने ले ली जैसे 4। दूसरा वर्ग लिया, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई हमने फिर से क्या ली 4। अब दोनों वर्ग आप देखोगे तो ये सर्वांग समवर्ग होंगे आपके। ठीक है, ये कैसे वर्ग होंगे? सर्वांग समवर्ग वर्ग होंगे। इसी तरह से समान भुजाओं वाले दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ से और आगे हमने क्या समझा कि पहले हमने वृत्त का उदाहरण दिया कि दो वृत्त वृत्त हमने लिए जिनकी त्रिज्याएं बराबर है, तो वह सर्वांगसम वृत्त है। फिर हमने वर्गों का उदाहरण दिया कि दो वर्ग है जिनकी भुजाएं एक समान है, तो वो सर्वांगसम वर्ग होंगे। फिर अब उदाहरण हम ले रहे हैं समबाहु त्रिभुज हमने लिए, ऐसे त्रिभुज जिनकी समान भुजाएं है। ठीक है, तो समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज होते हैं। यानी कि आपने एक त्रिभुज लिया, उसकी सारी भुजाएं एक समान है, और दूसरा त्रिभुज लिया, उसके सारी भुजाएं एक समान है। ठीक है, और दोनों त्रिभुज की भुजाएं भी एक समान है, तो वो त्रिभुज आपके कैसे होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे सर्वांग सम आकृतियों के। अब आगे क्या दिया गया? यदि दो आकृतियां सर्वांग सम है तो एक को दूसरे के ऊपर पूरी तरह से रखा जा सकता है ताकि वे ठीक से मिल जाए। यानी कि सर्वांग सम आकृतियों को एक सर्वांग सम आकृति अगर है तो एक को दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रख सकते हैं कि एक है वो दूसरी को पूरी तरीके से ढक ले, ऐसा होता है। अब देखिए वर्गों की सर्वांग समता चित्र 7.3 के संदर्भ में। अब चित्र का है हमारा, ये आपका चित्र है 7.3। अब इसके संदर्भ में हम वर्गों की सर्वांग समता को समझना चाह रहे हैं। अब आपके पास 7.3 चित्र में चार वर्ग बने हुए हैं। अभी जो चारों वर्ग है इनकी सर्वांग समता के बारे में हमें विचार करना है, इनमें देखना है कि कौन से वर्ग है जो कि सर्वांग सम है और कौन से है वो नहीं है। अब आप चित्र को देख के भी आसानी से समझ सकते हो। आपको क्या देखना है? ऐसे वर्ग जिनको आप एक दूसरे के ऊपर रखो वो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक ले, तो वो सर्वांग सम होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला जो वर्ग है उसकी भुजाएं दूसरे वर्ग की भुजाओं से छोटी है, दूसरे वर्ग की भुजाएं तीसरे वर्ग की भुजाओं से और छोटी है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो पहला और चौथा यहाँ पर जो वर्ग आपको दिए गए इन दोनों की लंबाई क्या है? दोनों की भुजाओं की लंबाई एक समान है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पहला वर्ग और चौथा वर्ग ये दोनों सर्वांग सम वर्ग होंगे, क्योंकि जब आप पहले वर्ग को चौथे वर्ग के ऊपर रखोगे तो पहला वर्ग चौथे वर्ग को पूरी तरीके से ढक लेगा। लेकिन जब आप पहले वर्ग को दूसरे वर्ग या तीसरे वर्ग पर रखोगे तो पहला वर्ग दूसरे और तीसरे वर्ग को पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए अब आकृतियों को समझते हैं। तो अगर हम जो पहला वर्ग है हमारे पास चित्र 7.3 में उसको हम मूल वर्ग लेके चले, ठीक है, इसको अगर मूल वर्ग लेके चल रहे हैं तो अब दूसरा और तीसरा वर्ग इस पे देखिए, तो ये दूसरे तीसरे वर्ग ऐसे वर्ग है जो मूल वर्ग यानी कि पहले जो वर्ग है उससे अगर आप देखो तो स्पष्ट रूप से बड़े दिखाई दे रहे हैं हमें। यानी कि दूसरे और तीसरे वर्ग में भुजाओं की लंबाई पहले वर्ग की भुजाओं की लंबाई से हमें स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रही है? बड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि दूसरा और तीसरा वर्ग जो है वो क्योंकि बड़े हैं पहले वर्ग से तो वो पहले वर्ग के सर्वांग सम तो नहीं होंगे। लेकिन जब हम चौथा वर्ग देखें तो यहाँ पर जो वर्ग है वो बिल्कुल मूल वर्ग के समान आकार का दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों हमारे सर्वांग सम वर्ग हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको चित्र दिए गए हैं तो चित्र देखकर भी आप बता सकते हो कि आपके पास जो चित्र है वो सर्वांग सम है या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी को ही। अब इनमें से कौन से है जो सर्वांग सम नहीं है? ये हम पहले ही देख चुके हैं। आकृति 7.3 में जो दूसरा और तीसरा वर्ग है वो बड़े वर्ग है पहले वर्ग से, तो
दूसरे और तीसरे वर्ग पहले वर्ग के सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वे आकार में भिन्न है। दो सर्वांग सम अगर आपके पास पहला और दूसरा वर्ग सर्वांग सम होते तो ये आकार में आपको और माप में एक समान दिखाई देते, लेकिन ये आकार में भिन्न है क्योंकि दूसरे और तीसरे वर्ग बड़े हैं पहले वर्ग से, तो दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग दोनों ही पहले वर्ग के सर्वांग सम नहीं होंगे। इतना समझ आया सभी को? अब कौन सा सर्वांग सम है इस पर देखते हैं। तो आकृति 7.3 में जो चौथा वर्ग है और पहला वर्ग है ये सर्वांग सम है। क्यों है? क्योंकि इनकी आकृति, इनका आकार और इनका माप ये सब बिल्कुल समान है पहले और चौथे वर्ग के लिए। यदि आप पहले वर्ग को अगर आप चौथे वर्ग के ऊपर रखते हो तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ढाल लेंगे, यानी पहला वर्ग जो है वो चौथे वर्ग पे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि पहला और चौथा वर्ग आपके सर्वांग सम है, लेकिन पहला दूसरा वर्ग या फिर पहला और तीसरा वर्ग सर्वांग सम नहीं है। अब अगर आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बात करोगे तो वो बिल्कुल मेल खाने चाहिए। बिल्कुल मेल खाने से हमारा क्या मतलब है? आप पहले जानते हो कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके सभी भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर हो और उनके सभी कोण संगत कोणों के बराबर हो। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जैसे आपके पास दो त्रिभुज दिए गए, तो दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम तभी बोल सकते हैं जब पहले वर्ग से आप भुजाएं उठाओ। ठीक है, एक जो त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजाएं दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा है उसके बराबर हो, और पहले वाले त्रिभुज की या किसी भी एक त्रिभुज की प्रत्येक कोण उसके संगत कोण के बराबर हो, तब आप कहोगे कि आपका जो त्रिभुज है वो कैसे है? सर्वांग सम है। यानी कि बिल्कुल मेल खानी चाहिए भुजाएं और कोण, संगत भुजाएं और संगत कोण ये बिल्कुल मेल खानी चाहिए एक दूसरे से, तभी आप कहोगे कि आपके त्रिभुज कैसे है? सर्वांग सम है। अब कल्पना कीजिए कि आपने दो त्रिभुज को काटा है। ठीक है, यदि आप एक को दूसरे के ऊपर रख सकते हो, भले उसे घुमा कर रखो या पलट कर रखो, तो वे सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर दो तरीके हमें दे दिए देखने के लिए कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे। पहला तरीका, आप क्या करो, जो भी संगत दो त्रिभुज आपने लिए तो एक त्रिभुज की भुजाओं के संगत जो भुजाएं होंगी दूसरी त्रिभुज में वो दोनों अगर आपको बराबर दिख रही है, संगत कोण आपको बराबर दिख रहा है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। दूसरा, आपके पास दो त्रिभुज है तो आप क्या करो, कोई भी त्रिभुज को लो, पहले त्रिभुज को हमने लिया और हमने क्या किया, हमने पहले वाले त्रिभुज को काटा और उसको घुमा कर या पलट कर या कैसे भी हमने देखा कि क्या वो त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज पे पूरी तरीके से फिट हो रहा है, क्या उसको पूरी तरीके से ढक ले रहा है। अगर वो ढक ले रहा है तो आपके पास दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब एक गतिविधि देखेंगे। देखिए, ये आपके पास आकृति है 7.4। इसमें आपके पास 5 त्रिभुज दिए गए हैं। अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं या फिर एक आकार या माप के भी हो सकते हैं, ये हमें देखना होगा। ठीक है, अब इसमें पहली जो आकृति है, पहला त्रिभुज है, उस पर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? पहला जो त्रिभुज है उसको आप मूल त्रिभुज मान के चलिए। अब इसके संदर्भ में हम बात करेंगे, पहले त्रिभुज के संदर्भ में। तो अब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यदि आप अन्य त्रिभुजों को पहले वाले त्रिभुज के ऊपर रखने का प्रयास करते हो तो आपको क्या मिलेगा कि आकृति दूसरी, तीसरी और चौथी, इसमें त्रिभुज जो है वो पहला वाला जो त्रिभुज है ABC, इसको पूरी तरीके से ढक लेंगे। यानी कि जो आकृति आपकी होगी, यानी त्रिभुज आपके होंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सर्वांग सम होंगे पहले त्रिभुज के। कैसे दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पहले त्रिभुज में आप देखोगे तो भुजाएं क्या है? 4.5। ठीक है, AB भुजा कितने? 4.5। दूसरे में PQ भुजा है 4.5। ऐसे AC में ऐसे हमारे पास पहले त्रिभुज में AC भुजा 4 सेंटीमीटर के बराबर है और इसमें PR भुजा 4 सेंटीमीटर के बराबर है दूसरे त्रिभुज में।
पहले में BC और दूसरे में RQ भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आपको भुजाएं तो क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है, यानी कि संगत जो पहले त्रिभुज के जो संगत भुजाएं वो दूसरे त्रिभुज में बराबर है। ठीक है, अब देखो एंगल जो कोण है उसकी बात करेंगे। कोण अगर आप देखोगे तो पहले त्रिभुज में कोण है आपका BAC। ठीक है, और ये किन भुजाओं के बीच में, जो भुजाएं वो भुजाएं जिनकी लंबाई 4.5 और 4 है। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण यहाँ पर बराबर है किसके, इधर PR और PQ, वही 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो पहला और दूसरा जो त्रिभुज है ये आपस में क्या है, ये दोनों सर्वांग सम है। और यहाँ जो आपके पास इस तरीके से दिखाया गया है, कोण में आपके पास यहाँ पर एक वक्र जो बीच में बनाया है, तो ये दिखा रहा है कि जो एंगल आपके कोण है BAC और QPR ये बराबर है। जहां पर आपको दो वक्र बना दिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि ABC कोण और दूसरे वर्ग में जहाँ दो वक्र बने हैं PQR कोण, ये दोनों बराबर है। अब पहले वर्ग में जहाँ 3 वक्र दिए गए हैं कोण C पर, तो ये कोण हमारा BCA ये बराबर होगा जो दूसरे त्रिभुज में आपको जहाँ 3 वक्र बने हैं कोण पे, यानी कि PRQ इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आप दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये एक तरीका हमने देखा है। दूसरा, आप जब इनको पलट कर, जैसे दूसरा वाला त्रिभुज है इसको आप काट लो, फिर उसके बाद इसको पलट कर या फिर इसको घुमा कर आप जब पहले त्रिभुज पे रखना चाहोगे तो ये पहले त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लेगा। तो इस कारण से भी हमारे पास पहला और दूसरा त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है। इसी तरह से पहला और तीसरा त्रिभुज भी सर्वांग सम है और पहला और चौथा त्रिभुज भी सर्वांग सम है। अब अगर हम पहले और पांचवें त्रिभुज की बात करें तो क्या ये सर्वांग सम है, तो पांचवा त्रिभुज है त्रिभुज TSU और पहला है ABC। ठीक है, अब आप देखोगे तो पहले त्रिभुज की जो भुजाएं है उनकी लंबाई और पांचवें त्रिभुज में जो भुजाओं की लंबाई है वो एक समान नहीं है। जब भुजाएं एक समान नहीं है तो दोनों त्रिभुज के आकार एक जैसे नहीं है, और आकार अगर एक जैसे नहीं है तो कभी भी ये दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक सकते। तो यानी कि पहला और पांचवा त्रिभुज है वो सर्वांग सम त्रिभुज नहीं है। आगे देखिए, सर्वांग समता को प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखे, तो कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास दो त्रिभुज है PQR और ABC और हमें दे रखा है कि PQR त्रिभुज ABC त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि PQR त्रिभुज ये इस प्रतीक से आप दिखाओगे कि ये ABC त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये जो चिन्ह है आपके पास, इस चिन्ह का आप उपयोग करोगे ये दिखाने के लिए कि PQR त्रिभुज ABC त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो अगर कभी भी दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो इस तरीके से ये जो नीले अक्षरों में लिखा है हमने, इस तरीके से हम दिखाते हैं कि ये बताते हैं कि हमारे पास दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, जो बीच में चिन्ह है आपका इसका उपयोग करके। अब ये जो चिन्ह है, ये प्रतीक जो है, इसका अर्थ क्या है कि ये सर्वांग सम है। कौन सर्वांग सम है, PQR त्रिभुज ABC त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये प्रतीक ये दिखाता है। अब संगतता का महत्व क्या है, जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण, उनकी संगत भुजाएं ये सब बराबर होते हैं। तो सर्वांग समता कथन में अक्षरों का क्रम आपको बताता है कि कौन से भाग संगत है, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखो। जैसे कि हमने लिया था कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम है किसके, ABC त्रिभुज के। तो जिस तरीके से आपने इसको दिखाया, PQR आपने लिखा, जो क्रम आपने रखा है P का, फिर Q रखा, फिर R रखा,
और एबीसी त्रिभुज में आपने ए रखा, फिर बी रखा, फिर सी लिखा है, ठीक है। तो ये क्रम है वो मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि यही से आप ये देखते हो कि कौन से संगत भुजाएं या कौन से संगत कोण आपके बराबर है। जैसे ही आपने लिखा कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एबीसी के, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि पी क्यू के जो संगत, पी क्यू की जो संगत भुजा है वो क्या है? ठीक है, पी क्यू जो है उसके संगत जो भुजा होगी वो होगी ए बी, क्यू आर के संगत जो भुजा होगी वो होगी बी सी, और पी आर के संगत भुजा ए सी होगी। तो इस तरीके से जो क्रम आप रख रहे हो सर्वांगसम बताते समय, पी क्यू आर और ए बी सी, ठीक है, ये मायने रखता है। ये दिखाता है कि कौन कौन सी भुजाएं संगत है, कौन कौन से जो कोण है वो संगत है। जैसे कि पी कोण के संगत कोण कौन सा होगा? ए। क्यू के संगत कोण जो यहाँ पर दूसरे पे लिखा है बी। आर के संगत कोण कौन सा होगा? सी। तो जब भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। और सर्वांग समता जो कथन आपने लिखा है उसमें अक्षरों का जो क्रम है वो आपको बताता है कि कौन से भाग संगत है। तो क्रम आप क्या लिख रहे हो ये बहुत मायने रखता है। जैसे देखो, आपने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम में त्रिभुज एबीसी के, तो इसका क्या अर्थ है कि जो शीर्ष है आपके वो संगत है, यानी कि पी के संगत कौन सा शीर्ष है? ए। क्यू के संगत शीर्ष बी, आर के संगत सी होगा। भुजाएं संगत होंगी, यानी कि पी क्यू जो है उसकी संगत भुजा ए बी होगी, क्यू आर के संगत बी सी भुजा होगी, और पी आर के संगत या आरपी के अंदर आरपी के संगत भुजा होगी सी। कोण भी संगत होंगे, यानी कि पी कोण आपने लिखा तो उसके संगत कोण जो यहाँ पहले लिखा है ए, क्यू के संगत कोण बी, आर के संगत कोण सी। तो जो भी आप लिख रहे हो सर्वांगसम दिखाने के लिए क्रम जो लिख रहे हो आप त्रिभुज का इसमें प्रतीक जब लगा रहे हो तब, तो वो क्रम बहुत ज्यादा मायने रखता है। वहीं से आप ये बताओगे कि कौन से भुजाएं, कौन से कोण, कौन से शीर्ष जो एक दूसरे के संगत है। अब महत्वपूर्ण बिंदु, संगत भागों को संरक्षित करने के लिए आपको शीर्षों को सही क्रम में लिखना होगा। तो जब भी आप दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा रहे हो या फिर वो सर्वांगसम है, तो आपको उनके शीर्षों को सही क्रम में लिखना होगा। ये ध्यान रखते हुए कि कौन सी भुजाएं है वो कौन सी भुजा के सर्वांगसम है दूसरे त्रिभुज में, या कौन से शीर्ष है जो दूसरे त्रिभुज में किस शीर्ष के सर्वांगसम है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने लिया कि त्रिभुज एफ डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि एफ है वो ए के संगत है, डी है वो बी के संगत है, और ई है वो सी के संगत है। यहाँ से इसका मतलब क्या निकलेगा? सीधा सीधा कि एफ है वो ए के संगत है, डी बी के संगत है, और ई सी के संगत है। अब त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, ये लिखना क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि शीर्षों की संगतता गलत होगी। क्यों? जैसे अभी हमने लिखा त्रिभुज एफ डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, ये सही था। वहीं पर अगर एफ डी ई की जगह आपने लिख दिया क्रम डी ई एफ, तो वहीं पर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम अगर हुआ त्रिभुज एबीसी के, तो ये दिखाएगा कि आपका कोण डी है वो कोण ए के बराबर होना चाहिए, यानी कि शीर्ष डी है वो ए के संगत होना चाहिए, लेकिन शीर्ष डी तो बी के संगत है। ठीक है, तो जैसे ही आपने सर्वांग समता को प्रतीकात्मक रूप से गलत लिख दिया, वैसे ही आपका जो सवाल है वो आपके गलत हो सकता है आपका, और वहां से आप जो भुजाएं संगत है या नहीं है उनको गलत तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप जब भी सर्वांग समता को प्रतीकात्मक रूप से लिखो तो आप क्रम का ध्यान रखो, सही क्रमों में शीर्षों को लिखना बहुत जरूरी है। आगे सीपीसीटी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग देखिए, इसको पढ़ेंगे।
तो ये एक बहुत ही उपयोगी शॉर्टकट है। एक बार जब आप दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देते हो तो आप ये कह सकते हो कि उनके संगत भाग बराबर होते हैं। हम इसे अक्सर संक्षेप में सीपीसीटी के रूप में लिखते हैं। देखिए सीपीसीटी क्या दिखाता है, इसका मतलब होता है सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग। जैसे ही आपने क्या किया, दो त्रिभुज है, आपने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है। जैसे ही आपने ये दिखा दिया कि सर्वांगसम है तो आप सीपीसीटी से बोल सकते हो कि जितने भी पहले त्रिभुज के जितने भी आपके संगत भाग है पहले और दूसरे त्रिभुज में, वो सब बराबर होंगे। ठीक है, तो सीपीसीटी से क्या दिखाता है हमें कि संगत भाग हमारे बराबर होंगे अगर त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं तो। अभी तक हमने क्या सीखा है, जैसे देखो ये आपके पास चित्र दे रखा है 7.5। अब इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो अगर आपके पास सिर्फ यह जानना कि दो त्रिभुजों की एक भुजा 3 सेंटीमीटर के बराबर है, क्या ये पर्याप्त है कि हम ये बोल सके कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? चित्र 7.5 में दो त्रिभुज दिए गए हैं। आपको पता है कि आप इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा है AC जो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज में भी भुजा है EF जो 3 सेंटीमीटर है। क्या दोनों त्रिभुज में AC और EF भुजाओं का बराबर होना क्या ये दिखा सकता है कि आपके पास दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? क्या ये पर्याप्त है? तो आप देख सकते हो दोनों त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज के आकार माप सब अलग है। सिर्फ एक भुजा का बराबर होना दोनों त्रिभुज में ये नहीं दिखाता, ये पर्याप्त नहीं है ये दिखाने के लिए कि त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। अब ये दूसरा चित्र देखिए 7.6। अब इसमें आपके पास दो भुजाएं, मतलब पहले त्रिभुज की एक भुजा BC, दूसरे त्रिभुज के जो संगत भुजा है QR, दोनों को बराबर दिखाया है। ठीक है, अब एक भुजा है वो दोनों त्रिभुज में एक समान है, एक समान लंबाई की है। ठीक है, और इसके अलावा हमें 50 इसके अलावा हमें एक कोण दिख रहा है 50 डिग्री का, जो दोनों ही त्रिभुज में हमें मिल रहा है। जैसे ABC कोण है वो भी 50 डिग्री का है और PQR कोण ये भी 50 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो कोण है वो क्या है, हमारे पास दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो क्या ये पर्याप्त है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो दोनों त्रिभुज को आप देखकर आसानी से बता सकते हो कि दोनों त्रिभुज के आकार और माप बराबर नहीं है। तो सिर्फ एक भुजा या एक कोण का बराबर होना पर्याप्त नहीं है दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए। तो हमें और अधिक शर्तों की आवश्यकता होगी यहाँ पर। सिर्फ एक भुजा का बराबर होना या एक भुजा और एक कोण का बराबर होना पर्याप्त नहीं है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, SAS सर्वांग समता नियम, ये हमारा पहला महत्वपूर्ण नियम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा कि सिर्फ एक भुजा का बराबर होना या एक भुजा या एक कोण का बराबर होना दो त्रिभुज में हमारे पास उनको सर्वांगसम दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या पर्याप्त होगा ये जानते हैं। देखिए SAS सर्वांग समता नियम हम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये नियम क्या कहता है, देखिए तो चित्र 7.7 को देखेंगे, इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा है PQR। अब आप क्या पाओगे यहाँ पर कि भुजा जो है आपके पास BC भुजा और QR भुजा ये दोनों बराबर है। इसके अलावा कोण B और कोण Q ये दोनों भी बराबर है, दोनों ही 50 डिग्री के बराबर है। और ये जो कोण आप देखोगे ये उन दो भुजाओं के बीच में जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, यानी कि आप देखोगे यहाँ पर AB भुजा और PQ भुजा दोनों ही क्या है 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और जो भुजाएं हमारी बराबर है, संगत भुजाएं जो बराबर है, उनके बीच का ही कोण हमारे पास बराबर दिया गया। ठीक है, तो अब आप अगर एक त्रिभुज को यहाँ से काट के दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखोगे तो आप पाओगे कि पूरी तरीके से मेल खाते हैं, इनका आकार इनका माप आपको बिल्कुल समान दिखाई देगा, यानी कि ये सर्वांगसम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है,
ये हमें क्या बताता है कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण का मतलब है कि जो दो भुजाएं आपको बराबर दिख रही है दोनों त्रिभुज में, उन दोनों भुजाओं के बीच का ही आपको कोण लेना है, तो वो आपका होगा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज हमारा क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि एक त्रिभुज है, उसके दोनों भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, तो त्रिभुज हमारे कैसे मिलेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। और ये जो नियम है इसे हम क्या बोलते हैं, साइड, ये नियम है, इसको हम क्या बोलते हैं, SAS नियम, भुजा कोण और भुजा सर्वांग समता नियम। क्या दिखा रहा है ये, अगर दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का यानी कि उनके अंतर्गत जो कोण है वो आपको बराबर दिख रहा है, तो आपके पास दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। आगे देखिए, तो ये हमारा पहला सर्वांग समता का मानदंड है, इसे हम SAS कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोण जो है वो दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिखा है, बीच में A लिखा है। A किसको दिखा रहा है, कोण को दिखा रहा है, S किसको दिखा रहा है, भुजाओं को दिखा रहे हैं, तो कोण हमारा दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है SAS, जो कि हमारा सर्वांग समता का हमने पहला नियम देखा है। अब इसमें पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर हमें दिखाई देगी। ठीक है, और पहले त्रिभुज में उन दो भुजाओं के बीच का कोण यानी अंतर्निहित कोण दूसरे त्रिभुज में जो संगत अंतर्निहित कोण है उसके बराबर मिलेगा, तो आपके पास दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये सबको समझ आया, SAS सर्वांग समता नियम ये हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम था। इससे हमने देखा कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है और उनकी दो भुजाएं बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास दोनों हमारे दो भुजाएं बराबर है, उनके अंतर्निहित कोण अगर बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या होंगे, उनकी दो भुजाएं और उनके अंतर्निहित कोण दूसरे त्रिभुज में जो संगत दो भुजाएं है और उनका अंतर्निहित कोण है उसके बराबर मिलते हैं, तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। चलिए अब देखते हैं NCERT उदाहरण। तो पहला उदाहरण है आपके पास कि चित्र में देखिए 7.8 चित्र है, इसमें आपके पास क्या दिया है कि OA भुजा और OB भुजा ये दोनों बराबर है, OD भुजा OC भुजा के बराबर है। आपको ये दर्शाना है कि जो आपके पास त्रिभुज है AOD और BOC ये दोनों सर्वांग सम होंगे। दूसरा आपको क्या दिखाना है कि जो AD भुजा है वो आपको समानांतर दिखाई देगी BC भुजा के। देखिए कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, AOD त्रिभुज और BOC त्रिभुज। हमें दिखाना है कि दोनों त्रिभुज है वो बराबर हो, सर्वांग सम हो। तो दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे दिखाएंगे, हमें इसके बाद ये भी सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांग सम है, और इसके बाद ये भी दिखाना है कि जो रेखाएं है AD और BC दोनों रेखाएं कैसी हो, समानांतर हो। तो पहले हम देखते हैं सर्वांग सम वाला। तो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने जो अभी नियम पढ़ा है, कौन सा नियम, SAS नियम, भुजा कोण भुजा नियम, इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता भी होगा कि दो त्रिभुज है उनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। दो त्रिभुज में हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यदि तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पे बने एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती है, समानांतर। तो इन दोनों ही मुख्य बिंदुओं का हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए उपयोग करने वाले हैं। पहला क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण आपके हमेशा बराबर होते हैं, दो त्रिभुज बने हैं उनके जो शीर्षाभिमुख कोण है वो हमेशा बराबर मिलेंगे। अब तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा जैसे आपके पास दो समानांतर रेखा है,
अब उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए हमने एक बीच में रेखा बनाई। जैसे यहाँ पर अगर AD और BC समानांतर है तो AB इसके लिए क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, और CD भी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पे अब जो एकांतर अंतःकोण बनेगा, अगर वो बराबर आते हैं तो हमारी रेखाएं कैसी होती है, समानांतर। तो दो रेखाएं है, दोनों रेखाओं को जो प्रतिच्छेद करती है हमने रेखा बनाई है, वो हमारी क्या होगी, तिर्यक रेखा। अगर वो रेखा जो तिर्यक रेखा है वो एकांतर करने पे जो एकांतर अंतःकोण आपके पास बन रहा है वो बराबर है, तो आप कह सकते हो कि रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। यहाँ पर जो AD रेखा है और BC रेखा है, ये हमारे पास रेखाएं है। इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई जो हमने रेखा बनाई है AB, ये कैसी है, तिर्यक रेखा है। अब इनके लिए एकांतर अंतःकोण आप देख बन रहे हैं यहाँ पर, कौन से, CBO और DAO, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। जो अंदर की तरफ आपके कोण बन रहे हैं, जब आपने तिर्यक रेखा ली तो आपके पास कुछ Z आकार दिखाई देगा। तो इसमें जो अंदर की तरफ आपके कोण है, अगर ये बराबर है तो आप क्या कहोगे कि आपकी जो रेखाएं है AD और BC, ये कैसी होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद सर्वानुसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हल करते हैं इसका। सबसे पहला है हमारे पास, हमें दिखाना है कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। तो ये दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे, तो जो त्रिभुज है AOD और BOC, इस पे विचार करें। क्या क्या जानकारी है हमारे पास, दिया गया है कि OA और OB साइड, ये हमारी OA और OB भुजा क्या है, बराबर है। उसके अलावा हमें दिया गया है कि OD भुजा और OC भुजा बराबर है। फिर हमें दे रखा है कि जो कोण है हमारे, अच्छा ये दो जानकारी हमें दी गई है, OA बराबर OB और OD बराबर OC, ये दो जानकारियां हमें दी गई है। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम किससे दिखाएंगे, जो आपने अभी नियम पढ़ा SAS, उससे दिखाएंगे। तो दो साइड, तो दो जो भुजाएं है वो तो हमारे पास बराबर आ रही है। अब वो जो भुजाएं कोण बना रही है, यानी कि अंतर्निहित जो कोण है, पहले वाले त्रिभुज में आप देखो तो OA भुजा और OD भुजा, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो अगर हम बराबर दिखा दे, किसके, OB और OC भुजा के बीच में जो कोण बन रहा है उसके, तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज AOD और BOC कैसे है, सर्वांगसम त्रिभुज है। किससे, जो नियम हमने पढ़ा है SAS, उस नियम का उपयोग करके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कोण है आपके AOD और BOC, ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण या फिर ऊर्ध्वाधरत सम्मुख कोण है। और हमेशा अभी अभी हमने पढ़ा कि शीर्षाभिमुख कोण या फिर ऊर्ध्वाधरत सम्मुख कोण भी हम इन्हें बोलते हैं, ये आपके पास बराबर होते हैं। तो यानी कि आपके पास जो एंगल है AOD वो बराबर आ गया कोण BOC के, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि क्योंकि हमारे पास दोनों त्रिभुजों में दो भुजा है और उनके अंतर्गत कोण है वो बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम होंगे, यानी कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। ठीक है, आगे देखो दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हमें दिखाना था कि AD जो आपकी भुजा है वो आपको समानांतर दिखानी है BC भुजा के। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, हमने एक मुख्य बिंदु देखा था कि तिर्यक रेखा जहां पर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर लिया, वहां पर जो आपके पास कोण बन रहे हैं, जैसे कि देखिए आपके पास यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं AOD और BOC, हमने ये दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है। भाग एक में हमने यही दिखाया। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CPCT से क्या बोलते हैं हम, कि उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। संगत भाग अगर बराबर है तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि आपके पास जो कोण OAD है वो OBC कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है।
तो ये जो कोण है वो कैसे कोण है, ये रेखाखंड एडी और बीसी के लिए एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बना रहे हैं। यानी कि ए बी आपकी तिर्यक रेखा है जो कि एडी और बीसी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। जब भी कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती जाती है तो आपके पास जो एकांतर अंतः कोण का युग्म बनता है, यहाँ पर कौन सा है एकांतर अंतः कोण, ओ ए डी और ओ बी सी। अगर ये बराबर होते हैं, जैसे कि हमने दिखा दिया कि ओ ए डी ओ बी सी कोण के बराबर है, अगर ये कोण बराबर होते हैं तो आप कह सकते हो कि जो रेखाएं जिनको आपके तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एडी और बीसी रेखा, ये दोनों कैसी होगी, समानांतर रेखाएं होगी। तो जब भी एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है, तो यहाँ से एडी रेखा समानांतर होगी बीसी रेखा के। अगला उदाहरण है, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब सम द्विभाजक है। यदि एक बिंदु पी रेखा एल पर स्थित है तो हमें ये दिखाना है कि पी ए और बी से समदूरस्थ है। देखिए कैसे दिखाएंगे। तो हमें एक रेखाखंड ए बी और इसका लंब सम द्विभाजक रेखा एल दिया गया। तो क्या दिखाना है हमें, रेखा एल पर स्थित कोई भी बिंदु पी बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर है। यह हमें दिखाना है कि रेखा एल पर स्थित कोई भी बिंदु पी बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर है, ये हमें दिखाना है। तो ये देखिए आपके पास है रेखाखंड ए बी और इसका जो लंब समद्विभाजक है वो क्या है, रेखा एल। तो यहाँ पर रेखा जो एल हमने खींची है वो ए बी के लंबवत रेखा है और उसको दो समान भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजक रेखा हमने खींची है ए बी रेखा पर। तो क्या दिखाना है हमें कि रेखा एल जो है उस पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है, रेखा एल पर स्थित कोई भी बिंदु हमने ले लिया पी, तो हमें दिखाना है कि वो बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पे होगा। तो आपको ये दिखाना है कि पी की दूरी ए से और पी की दूरी बी से बराबर होगी, यानी कि पी ए और पी बी को आपको बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, पी ए को बराबर दिखाना है पी बी के। तो एक लंब समद्विभाजक रेखाखंड को एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और उस पर लंब होता है। ये हमने देखा, जो एल रेखा है वो ए बी को दो समान भागों में विभाजित कर रही है और इस पे लंबवत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका और हमें पी ए को पी बी के बराबर दिखाना है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम इन भुजाओं पी और पी बी भुजा रखने वाले त्रिभुज को सर्वांग दिखा दे तो हम, क्योंकि संगत भुजाओं को बराबर दिखाकर पी ए और पी बी को बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं क्योंकि, तो इसका उपयोग करके पी ए और पी बी को बराबर दिखा सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि सी वो बिंदु है जहाँ रेखा एल रेखाखंड ए बी को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, क्योंकि एल ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो जो सी बिंदु है जहां पर आपको एल रेखा है वो लंबवत दिखेगी ए बी रेखाखंड के, यानी कि एल रेखा जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है ए बी रेखा को, वो बिंदु हमने ले लिया सी बिंदु। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि सी जो बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि सी है उस बिंदु पर रेखा एल है वो ए बी रेखा को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सी है वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो ए सी आपको बराबर दिखाई देगा बी सी के। इसी तरह से रेखा एल ए बी पर लंबवत है, तो जो कोण आपके पास दिखाई देगा पी सी ए वो बराबर होगा पी सी बी कोण के, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होगा। अब दो त्रिभुज आपके पास आ गए, एक पहला त्रिभुज पी सी ए और दूसरा त्रिभुज पी सी बी। अगर हम इन पे विचार करें तो हमें क्या मिल रहा है, ए सी भुजा और बी सी भुजा बराबर है। ये हमने अभी दिखाया क्योंकि सी है वो ए बी पर मध्य बिंदु है और एल है वो विभाजित कर रही है ए बी रेखा को दो समान भागों में। इसके अलावा जो कोण है पीसी है वो पीसीबी कोण के बराबर है, और
बीच में जो आपके पास एक भुजा दिखेगी वो उभयनिष्ठ भुजा होगी, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, पीसी दोनों में ही है, तो पीसी बराबर पीसी। तो अब यहाँ पर भुजा कोण भुजा नियम का उपयोग करके सर्वांग समता नियम से हम बोल सकते हैं कि जहां समान कोण दो समान भुजाओं के अंतर्निहित है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमने क्रम लिखा है सर्वांग सम लिखते हुए, तो यहाँ पर पहले लिखा है पी, फिर सी, फिर ए। तो पीसीए ये आपके पास कोण था, ये बराबर था पीसीबी कोण के, तो हमने सही तरीके से लिखा है। उसके अलावा एसी के संगत भुजा बीसी है, तो वो भी हमने सही से लिखा है। पीसी के संगत पीसी, तो इस तरीके से जो हमने क्रम लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो भुजाएं बराबर थी वो संगत हमें यहाँ पर दिख रही है, और जो कोण बराबर है हमारे पास वो भी यहाँ पर इस जो हमने दिखाया है यहाँ से हमें बराबर संगत दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि दो त्रिभुज समान सम है तो हम संगत, तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो संगत भाग अगर बराबर है तो त्रिभुज पीसीए में पीए भुजा के संगत भुजा, पीसीबी में कौन सी संगत भुजा मिलेगी हमें, पीए के संगत पीबी भुजा होगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि पीए और पीबी भुजाएं बराबर होंगी, यानी पी बिंदु से ए और पी बिंदु ए और बी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, और यही हमें दिखाना था। अगला है अनुभाग 7.3 त्रिभुजों की सर्वांग समता के मानदंड। तो इसको समझते हैं। तो ASS ये हमारा काम क्यों नहीं करता, सबसे पहले इस पे देखिए। एक प्रयोग करते हैं, दो त्रिभुज आप खींचिए, ठीक है, जहां दो भुजाएं आप मान लीजिए कि एक भुजा है 4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर, और उनके बीच में आप शामिल न किया गया एक कोण मान लीजिए वो 50 डिग्री है और दोनों में बराबर है। ठीक है, अब देखिए चित्र से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमने दो चित्र लिए, दो भुजाएं हमने दोनों त्रिभुज में बराबर रखी है, और उन दोनों के बीच का अंतर्निहित कोण हमने बराबर ना रखते हुए किसी और कोण को हमने बराबर दिखाया है दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से आप नहीं बोल सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है। भले ही दो भुजाएं आपको बराबर दिख रही है, एक आपको कोण बराबर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर नहीं बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, दोनों का आकार भी आप देख सकते हो बिल्कुल अलग है, दोनों के माप भी आपके पास क्या आएंगे, अलग आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हो कि SAS नियम के लिए ये महत्वपूर्ण है कि बराबर कोण जो आपके पास आ रहे हैं दोनों त्रिभुज में, बराबर कोण जो है वो त्रिभुज में वो दोनों बराबर भुजाओं के अंतर्गत हो, दोनों बराबर भुजाओं के बीच में ही हो। इसलिए ASS या SSA ऐसा कोई सर्वांग समता का नियम है ही नहीं। जब भी आप दो भुजाएं और एक कोण का उपयोग करके सर्वांग समता दिखाओगे तो हमेशा जो कोण आप लोगे वो दोनों समान भुजाओं के अंतर्गत कोण लोगे। ठीक है, इसी तरह से ASA सर्वांग समता नियम का परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे फिर से, जिनके आप दो कोण बराबर रखोगे। अब ASA में क्या दिखा रहा है, A है वो कोण को दिखा रहा है, S है वो भुजा को। तो ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम है। तो यहाँ पर दो कोण आपको बराबर दिखाई देंगे और एक भुजा। तो हमने दो कोण बराबर ले लिए, जैसे उदाहरण के लिए एक कोण आप ले सकते हो 60 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री। अब इन दोनों कोणों के अंतर्गत हमने S को कहाँ रखा है, A और A के बीच में। तो इन दोनों कोणों के अंतर्गत आपको, यानी कि बीच की जो भुजा है उसको आपको बराबर दिखाना है। जैसे कि मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर के बराबर है भुजा। तो ये चित्र देखिए, इस चित्र में हमने दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुज में हमने दो कोण बराबर रखे और ये दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजा है उनको हमने बराबर रखा। तो यहाँ से आप जब एक त्रिभुज को काट कर दूसरे के ऊपर रखोगे तो आप देखोगे कि पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा, यानी कि ये सर्वांग सम होंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यदि त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है,
तो कोण भुजा कोण नियम हमने अभी देखा। तो सर्वान समता के लिए एक और महत्वपूर्ण मानदंड हमें मिला, कौन सा? ASA। यहाँ से हमें क्या पता चला? यह एक प्रमेय है क्योंकि हम इसे SAS अभिगृहित का उपयोग करके सिद्ध कर सकते हैं। तो दो नियम हमने देखे, पहला भुजा कोण भुजा, दूसरा नियम देखा हमने कोण भुजा कोण नियम। दोनों ही नियम का उपयोग करके हम दो त्रिभुज को सर्वांसम दिखा सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, जब आप जो SAS नियम लगा रहे हो तो जो कोण आप ले रहे हो, जो दोनों त्रिभुज के कोण बराबर रख रहे हो, वो बराबर भुजाओं के अंतर्गत होने चाहिए। जब ASA नियम रख रहे हो तब दोनों कोण जो बराबर है दोनों त्रिभुज में, उनके अंतर्गत जो भुजा है वो आपको दोनों त्रिभुज में बराबर होनी चाहिए। अब ASA सर्वान समता नियम, दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो साधारण शब्दों में दो त्रिभुज हमारे सर्वांसम कब होंगे? यदि आपके पास एक त्रिभुज है, उसके दो कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, और उन दोनों पहले त्रिभुज में जो दो कोण आपके पास दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो उन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा, और दूसरे त्रिभुज में भी जो कोण आपने बराबर लेके चल रहे हो उनके अंतर्गत भुजा, तो ये अंतर्गत भुजाएं आपकी समान दिखनी चाहिए। अब इसका अगर आप प्रमाण देखो तो दो त्रिभुज हमने मान लिए ABC और DEF। अब हम दो कोण बराबर लेके चल रहे हैं, जैसे कि B कोण को हमने E के बराबर मान लिया और C कोण को हमने F के बराबर मान लिया। तो यहां से अब B कोण E के बराबर है, C कोण F के बराबर है। अब हमें क्या चाहिए? हमें ऐसी भुजा चाहिए जो कि इन दोनों कोण के अंतर्गत हो, यानी B और C कोण के अंतर्गत जो भुजा होगी वो होगी BC, और EF कोण के अंतर्गत भुजा होगी EF। तो ये दोनों आपको बराबर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपके पास ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम होंगे। तो यही हमें सिद्ध करना है कि अगर आपके पास इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि B और E कोण बराबर है, CF कोण बराबर है और BC भुजा EF भुजा के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि आपके पास दोनों त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम होंगे। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, अब जो पहले से हमने एक नियम पढ़ा है SAS भुजा कोण भुजा नियम, उसका उपयोग करके हम ASA समान समता नियम का प्रमाण देंगे। देखिए, समान सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो मान लेते हैं कि AB और DE भुजा ये क्या है? बराबर है। तो ये आपके पास क्या है? ये हम पहला स्थिति लेके चल रहे हैं। तो यहां से अगर AB भुजा, आपको पता है कि हम दोनों कोणों में, दोनों जो त्रिभुज है इसमें B कोण और E कोण बराबर है, C कोण F कोण के बराबर है और BC भुजा EF भुजा के बराबर है। ठीक है, अगर आप AB और DE भुजा को बराबर लेके चलते हो तो B और E कोण बराबर है और इसके अलावा BC भुजा EF भुजा के बराबर है। ठीक है, तो फिर ऐसे सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने माना कि अगर AB और D ये दोनों भुजाएं बराबर है तो आपके पास दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे, ऐसे सर्वांग समता नियमों से। उसके अलावा अगर हम दूसरी स्थिति ले कि AB हमारा जो भुजा है वो बड़ी है DE भुजा से, तो अब क्या करोगे आप? अगर AB भुजा DE भुजा से बड़ी है तो आप क्या कर सकते हो कि C बिंदु से आप क्या कर सकते हो? एक बिंदु AB भुजा पर, यहाँ पर AB भुजा पर बना सकते हो, जो कि इस तरीके से कि आपके पास जो बिंदु आपने लिखा यहाँ पर AB भुजा पे रखा है P, तो इस तरीके से कि जो PB भुजा की लंबाई है और DE भुजा की लंबाई क्या है? आपके पास बराबर है। तो देखिए क्या करोगे,
इस स्थिति में हम ए बी पर एक बिंदु पी इस तरह से चुनेंगे कि पी बी भुजा और डी भुजा की लंबाई क्या हो जाए, बराबर। तो जो हमने रचना करी उसके द्वारा आपके पास आप जो त्रिभुज है पी बी सी और डी ई एफ, इन दोनों को अगर आप लेके चलते हो तो पी बी भुजा और डी भुजा ये दोनों बराबर है। इसी तरीके से तो हमने पी बिंदु को चुना है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। दिया गया है कि बी और ई ये दोनों कोण बराबर है, और साथ में हमारे पास बीसी कोण और ई एफ, बीसी और ई एफ भुजा क्या है, बराबर दी गई है। तो फिर से आप ऐसे सर्वांग समता नियम का उपयोग करके दोनों त्रिभुज को बोल सकते हो कि ये सर्वांग सम त्रिभुज होंगे आपके, ठीक है। तो अगर आपके पास पी बी सी और डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए, तो इसका मतलब क्या है, सीपीसीटी से आप क्या बोल सकते हो, मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपके बराबर होगी दोनों त्रिभुज की। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो कोण आएगा पी सी बी और डी एफ ई ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहां से क्योंकि संगत भाग बराबर होंगे तो हमारे पास कोण पीसीबी बराबर आ रहा है डीएफई कोण के। लेकिन हमें तो क्या दिया गया है कि कोण एसीबी बराबर है डीएफई कोण के, तो पीसीबी कोण तो डीएफई कोण के फिर बराबर हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि अगर पीसीबी कोण डीएफई कोण के बराबर है और एसीबी कोण डीएफई कोण के बराबर है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि एसीबी और पीसीबी कोण है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर कोण एसीबी पीसीबी के बराबर है तो कब पॉसिबल है, कब संभव है ये सिर्फ तभी संभव है जब पी बिंदु और ए बिंदु ए बिंदु के संपाती हो, यानी कि पी और ए दोनों एक ही बिंदु को दर्शा रहे हो। यानी कि आपके पास ए बी और जब पी बिंदु ए बिंदु के संपाती हो जाएगा और आपको पता है कि पी बी और डी बराबर है और पी और ए एक ही बिंदु है, तो आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर डीई। तो ए बी यहाँ से डी के बराबर आ जाएगा, जिससे हम फिर से जो हमने स्थिति एक पढ़ी थी उस पर वापस से आ जाएंगे। स्थिति एक में हमने दिखाया था कि अगर ए बी और डी बराबर है तो आपके पास दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये एस नियम द्वारा क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, अगर ए बी भुजा की जो लंबाई है वो डी भुजा से छोटी है, तो अब आप क्या करोगे, तो यह जो स्थिति है वो जो आपने दूसरी स्थिति पढ़ी है उसके समान है। पहले हमने ए बी भुजा को बढ़ा लिया था डी भुजा से, अब हमने डी भुजा को बढ़ा ले लिया ए बी भुजा से। अब बस आप क्या करोगे, पहले त्रिभुज ए बी सी में हमने पी बिंदु चुना था इस तरीके से कि पी बी बराबर आ जाए डी के, लेकिन अब क्योंकि डी भुजा बराबर है तो डी पर आप एक बिंदु चुन सकते हो इस तरीके से कि एम ई भुजा की लंबाई ए बी भुजा के बराबर आ जाए, ठीक है। तो फिर से जो स्थिति 2 में हमने तर्क दिए थे उन्हीं को आप दोहरा कर ये दिखा सकते हो कि आखिर में आपके पास ए बी और डी भुजाएं बराबर आएंगी। और फिर उससे स्थिति 1 में जैसे हमने दिखाया था एस सर्वांग समता नियम से कि दोनों त्रिभुज आपके पास बराबर सर्वांग सम मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक स्थिति में हमने देखा कि आपके पास जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम होंगे अगर आपके पास त्रिभुज के दो कोण एक समान हो और उन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजाएं वो एक समान हो। तो सर्वांग समता सभी संभावित स्थितियों में स्थापित की जाती है, हमने यहाँ पर कर दी। तो इसलिए जो एएस से सर्वांग समता नियम है वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया एस सर्वांग समता नियम का उपयोग करके। अब है एएस सर्वांग समता नियम। तो प्रश्न है क्या होगा यदि हमारे पास दो कोण हमने लिए और एक भुजा हमने ली जो कि उन दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है, उन दोनों कोण के अंतर्गत वो भुजा नहीं है, तो क्या वो दोनों त्रिभुज में बराबर है, यानी कि क्या वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए तो उत्तर है कि वो होंगे। देखिए कैसे काम करेगा ये, आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
कोई भी त्रिभुज है उसके जितने भी कोण है उन सारे कोणों का आपने योग किया तो वो हमारा बराबर आता है 180 के। यदि दो त्रिभुजों में कोणों के दो युग्म बराबर है तो कोणों का तीसरा युग्म भी बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो युग्म बराबर है, तीसरा जो कोण होगा आपका वो किसके बराबर होगा? तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री। उसमें से हम घटाएंगे कौन से? जो कोण बराबर है, क्योंकि तीसरा कोण हमें निकालना है। तो दो कोण आपके पास बराबर है उनको घटाएंगे। दो बराबर कोणों का योग आपको दोनों के लिए वही तीसरा कोण देगा। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास कोण क्या है? बराबर है, तो आपके पास जो तीसरा कोण है वो बराबर ही आएगा। तो यदि आपके पास दो कोण है त्रिभुज में जो बराबर है और एक भुजा है जो अंतर्गत भुजा नहीं है और वो बराबर है, तो वास्तव में आपके पास दो कोण और एक अंतर्गत भुजा है वो बराबर होंगी। क्यों? कि तीसरा कोण आपको पता है वो भी क्या है? बराबर है। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एएस सर्वांग समता नियम का यहाँ से उपयोग करके आप बोल सकते हो कि आपके पास जो त्रिभुज है वो कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो एएस नियम कोण कोण भुजा नियम है वो आपका होता है। अगर आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर है, कोई भी एक भुजा आपके पास बराबर है, चाहे वो अंतर्गत हो या ना हो, आपके पास क्या होगा? दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम होंगे। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो जो भुजा होगी वो किन वो आपके पास किसी ना किसी दो बराबर कोणों के अंतर्गत भुजाई होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एएस नियम है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। दो कोण और एक कोई भी भुजा अगर आपके पास दो त्रिभुज में बराबर दिख रही है तो आपके पास वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। यदि दो कोण और एक संगत भुजा, आवश्यक नहीं है कि वो अंतर्गत हो, एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के संगत भागों के बराबर है तो त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। उसके बाद ए कोण कोण कोण, ये आपका काम नहीं करता। अगर आपके पास किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तब आप नहीं बोल सकते हो कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्यों नहीं बोल सकते हो? विभिन्न त्रिभुज बनाने का प्रयास करें जिनके तीन कोण समान हो। जैसे हमने लिया एक त्रिभुज जिनके कोण है 40 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री, तो आप ये पाओगे कि ऐसे कई त्रिभुज बन सकते हैं आपके पास जिनके समान कोण होंगे, लेकिन वो आकार में एक जैसे आपको नहीं दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, पहला और दूसरा और तीसरा त्रिभुज, इनमें जो कोण है आपके पास तीनों त्रिभुज में एक समान है। ऐसे जो चौथा त्रिभुज है इसमें भी कोण क्या है? एक समान है। एक कोण तो आपने 90 डिग्री लिया है और फिर आपने जो एक कोण लिया यहाँ पर 40 डिग्री और एक 50 डिग्री। अब ये चारों त्रिभुज है, इनके जो कोण है वो 40 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री है। लेकिन ये जो कोण है आपके वो उनका आप आकार यहाँ पर आराम से देख सकते हो, कुछ बड़े आकार के, कुछ छोटे आकार के। तो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है क्योंकि आकार भिन्न हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि इन त्रिभुजों का आकार है वो मतलब आकार में ये जैसे दिखाई देंगे लेकिन माप इनका भिन्न होगा। ठीक है, आकार में ये आपको जैसे दिख रहा है लेकिन इनका माप है वो कैसा है? भिन्न है। तो ये सर्वांग सम नहीं है आपके त्रिभुज। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि तीनों कोणों का समान होने का अर्थ क्या है कि त्रिभुज है वो समरूप है, यानी कि समान आकार के है। अगर उनके तीनों कोण बराबर है दो त्रिभुज में अगर, तो वो समरूप होंगे यानी कि समान आकार के होंगे। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांग सम हो, क्योंकि सर्वांग सम के लिए हमें चाहिए समान आकार और समान माप दोनों। अब आकार तो समान है लेकिन माप है वो जरूरी नहीं आपके समान हो, इसलिए आपके पास त्रिभुज है वो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। त्रिभुजों के समान सम होने के लिए कम से कम एक संगत भुजा है वो समान होनी चाहिए यहाँ पर, तभी आप बोल सकते हो कि त्रिभुज आपके सर्वांग सम है। तो सिर्फ कोणों पर आप निर्भर नहीं रह सकते हो। एक उदाहरण है आपका उदाहरण 3, रेखाखंड ए बी अन्य रेखाखंड सी डी के समानांतर है। ओ ए डी ओ है वो ए डी का मध्य बिंदु है। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले कि दोनों त्रिभुज एओबी और डीओसी सर्वांग सम होंगे और फिर बताना है कि ओ है वो बीसी का भी मध्य बिंदु है।
देखिए कैसे दिखाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है कि रेखाखंड ए बी दूसरे रेखाखंड सी डी के समानांतर, इन दो समानांतर रेखाखंड दिए हमें ए बी और सी डी, और दे रखा है कि ओ जो है बिंदु वो ए डी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये देखो चित्र में आपको दिखाया गया कि ए बी और सी डी ये समानांतर रेखा है, और ओ है वो ए डी, जो ए और डी बिंदु को मिलाकर जो रेखाखंड आपने बनाया उस रेखाखंड का मध्य बिंदु है कौन, ए डी। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें कि त्रिभुज एओबी और डीओसी सर्वांग हो, और ओ को हमें दिखाना है किसका, बीसी रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो जब दो समानांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है तो एकांतर अंतरकोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, इसके लिए ए डी क्या है, तिर्यक रेखा है। अब ये दोनों समानांतर रेखा है, इस तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास एकांतर अंतःकोण बनेंगे सी डी ओ कोण और ए ओ ए बी कोण। ये दोनों कोण आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से बीसी भी तिर्यक रेखा है, ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, तो यहाँ पर जो एकांतर अंतःकोण बनेंगे डी सी ओ और ए बी ओ, ये दोनों आपके कोण बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा त्रिभुजों को सर्वांसम सिद्ध करने के लिए हम कोण कोण भुजा सर्वांसम नियम का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। सर्वांसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान रखने। तो अब इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि त्रिभुज एओबी और डीओसी कैसे है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए जो जानकारी हमारे पास है वो है कि क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर है, बीसी तिर्यक रेखा है, तो उनके एकांतर अंतःकोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। एकांतर अंतःकोण कौन से है, कोण ए बी और डी सी ओ। तो ये दोनों कोण आपके कैसे मिलेंगे, बराबर दिखाई देंगे। समानांतर रेखाओं द्वारा बने एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से ए ओ बी कोण और डी ओ सी कोण ये दोनों आपको बराबर दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास ये दोनों कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ओए और ओडी ये दोनों जो ये दोनों आपके बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है कि ओ जो बिंदु है वो एडी का मध्य बिंदु है। तो यहां से आपके पास दोनों त्रिभुजों में दो कोण और एक आपके पास भुजा बराबर आ गई। तो जब दो कोण और एक भुजा बराबर है तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से आप कह सकते हो कि दोनों जो त्रिभुज आपके वो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा। अब हमें दिखाना है कि ओ हमारा बीसी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो क्योंकि आपके पास दोनों कोण आपने सर्वांगसम दिखा दिए, एओबी कोण और डीओसी कोण, तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब एओबी कोण में भुजा क्या है, ओबी, डीओसी कोण में भुजा है ओसी। ये क्या है, एक दूसरे की संगत भुजाएं है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर, यानी कि ओबी को बराबर होना पड़ेगा ओसी के। अगर ओबी और ओसी बराबर है तो ओ क्या होगा, बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है ओ। तो अगर कोई बिंदु दो बराबर भागों में किसी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है तो वो बिंदु उस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, यानी ओ हमारा बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो ये था आपका आज का व्याख्यान। अगले व्याख्यान में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।